हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी साइकोलॉजिकल और फिजिकल कंडीशन है जब किसी शख्स पर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। स्ट्रेस का असर इंसान के मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर पड़ता है और इसका असर ना सिर्फ उसकी पर्सनल जिंदगी पर होता है बल्कि प्रोफेशनल लाइफ पर भी असरअंदाज होता है। आज की जो डायनेमिक और कम्पिटिटिव वर्क एनवायरनमेंट में स्ट्रेस को मैनेज करने की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेस को समझना और इसे मैनेज करना ना सिर्फ एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए जरूरी है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस के लिए भी अहमियत रखता है। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस को अक्सर एक नेगेटिव एक्सपीरियंस समझा जाता है, लेकिन असल में ये एक न्यूट्रल फिनोमेना है जो किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव सिचुएशन में बढ़ सकता है। स्ट्रेस एक रिएक्शन है। ये हम तब फील करते हैं जब हमारे पास किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं होती या हमें लगता है कि हम इस सिचुएशन में अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। इसका असर इंसान की फिजिकल, इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट पर होता है। स्ट्रेस की वजह से एम्प्लॉय को का जो मोटिवेशन है और परफॉर्मेंस कम हो सकता है और या एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशंस जैसे सिम्पटम्स जन्म दे सकते हैं। स्ट्रेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर एक्सपीरियंस किया जा सकता है, चाहे वो जूनियर स्टाफ हो या सीनियर मैनेजमेंट। अगर हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ें तो स्ट्रेस के मुख्तलिफ टाइप्स हैं और ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेस को एक्सपीरियंस किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में स्ट्रेस को दो बड़े टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे यूज स्ट्रेस कहते हैं, जैसे हम पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं, और एक डिस स्ट्रेस होता है जिसे हम नेगेटिव स्ट्रेस कहते हैं। अब जो यूज स्ट्रेस है एक पॉजिटिव स्ट्रेस है जो हमें मोटिवेट करता है और हमें चैलेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से हैंडल करने में मदद देता है। ये स्ट्रेस हमें किसी भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए एनर्जी और डिटर्मिनेशन प्रोवाइड करता है। अब यूज स्ट्रेस का असर अक्सर पॉजिटिव होता है और ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद दे सकता है। और जब हम डिस्ट्रेस के बारे में स्टडी करते हैं तो ये एक नेगेटिव स्ट्रेस है। डिस्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो हमें एंजाइटी और टेंशन में डालता है। इसका असर इंसान के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर नेगेटिव होता है। जब स्ट्रेस किसी भी शख्स पर इतना बढ़ जाता है कि वो उसको हैंडल नहीं कर सकता, तब ये डिस्ट्रेस में बदल जाता है। डिस्ट्रेस अक्सर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और ये प्रोडक्टिविटी को कम करता है। अब हम देखते हैं वर्क प्लेस में स्ट्रेस के टाइप्स। देखिए स्टूडेंट, वर्क प्लेस स्ट्रेस के कुछ खास टाइप्स में भी कैटेगराइज किया जाता है इनको, जो स्पेसिफिक सिचुएशन या कंडीशन से ताल्लुक रखते हैं। फर्स्ट है एक्यूट स्ट्रेस। ये वो स्ट्रेस है जो किसी भी सडन या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से होता है, जैसे एक टाइट डेडलाइन या किसी प्रोजेक्ट में अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस। फिर सेकंड आता है क्रोनिक स्ट्रेस। ये स्ट्रेस वो होता है जो लंबे अरसे तक रहता है, जैसे किसी एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट या जॉब रूल से अनहैप्पी रहना। फिर आता है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। ये वो स्ट्रेस है जो कुछ स्पेसिफिक इंटरवल पर होता है, जैसे मंथ के एंड पर रिपोर्टिंग होती है जब, या सेल्स टारगेट का टाइम जब आता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड वर्क। काम के माहौल में स्ट्रेस का असर बहुत इंटेंस हो सकता है और ये डायरेक्टली इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। इसमें जो फर्स्ट आता है रूल कॉन्फ्लिक्ट आता है। जब एक एम्प्लॉय के रूल या रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉन्फ्लिक्ट हो या उसे दो कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स को निभाना पड़ रहा हो तो वो स्ट्रेस में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैनेजर को अपने टीम मेंबर को सपोर्ट भी करना है और उनके काम की एवल्यूशन भी करनी है तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो स्ट्रेस का सबब बनता है। फिर आता है रोल एम्बिगिटी। अगर किसी एम्प्लॉय को ये क्लियर नहीं है कि उसे अपनी जॉब में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और गोल्स क्या हैं, तो ये एम्बिगिटी स्ट्रेस को जन्म दे सकता है। अब रूल एम्बिगिटी का असर अक्सर एम्प्लॉय की कॉन्फिडेंस पर भी होता है और ये उनकी मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन को कम कर सकता है। थर्ड आता है वर्क ओवरलोड। जब किसी एम्प्लॉय को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा काम दिया जाए या उसे ऐसे प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दिए जाएं जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो
तो वो स्ट्रेस में भी आ सकता है। वर्क ओवरलोड ना सिर्फ फिजिकल स्ट्रेस को जन्म देता है बल्कि मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस भी बढ़ता है। फिर आता है टाइम प्रेशर। ये चौथा पॉइंट है। जब किसी टास्क या प्रोजेक्ट के लिए लिमिटेड टाइम दिया जाए तो एम्प्लॉय पर टाइम प्रेशर बढ़ जाता है जो स्ट्रेस का सबब बनता है। ये टाइम प्रेशर स्पेशली उन सिचुएशन में होता है जब डेडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और वर्क लाइफ जो होती है बैलेंस मेंटेन करने में मुश्किल हो जाता है। फिर फिफ्थ है लैक ऑफ कंट्रोल। जब एम्प्लॉय को अपने काम या डिसीजन पर कंट्रोल ना हो तो उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है या बढ़ सकता है। इसका असर उनकी ऑटोनॉमी पर होता है और ये उनको डीमोटिवेट भी कर सकता है। लैक ऑफ कंट्रोल का जो स्ट्रेस है अक्सर उनकी सिचुएशन में भी होता है जब डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ अपर मैनेजमेंट के पास होती है और लोअर लेवल एम्प्लॉय के पास चॉइस या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। स्टूडेंट, इसी तरह ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट वो स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स हैं जो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए अप्लाई की जाती हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट में फोकस ऑर्गेनाइजेशंस पर होता है कि वो कैसे अपने एम्प्लॉयज के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं ताकि वो प्रोडक्टिविटी और मोटिवेटेड रहें। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो फर्स्ट आती है वर्क लाइफ बैलेंस है। आजकल के डायनामिक वर्क इन्वायरमेंट में वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं जैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग हॉर्स, रिमोट वर्क ऑप्शंस और सफिशिएंट लीव पॉलिसीज जो उनको वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखने में मदद देती हैं। फिर सेकंड आता है जॉब क्लियर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एम्प्लॉयज को उनके रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर आउटलाइन प्रोवाइड करना उनके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत मददगार हो सकता है। जब एक एम्प्लॉय को ये पता होता है कि उसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और उसके गोल्स क्या हैं तो वो अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है और स्ट्रेस में नहीं आता। फिर थर्ड है कम्युनिकेशन एंड फीडबैक मैकेनिज्म। अब कम्युनिकेशन और फीडबैक का क्लियर मैकेनिज्म एम्प्लॉय को स्ट्रेस फ्री और सेटिस्फाइड रखता है। अगर किसी एम्प्लॉय को अपने काम या परफॉर्मेंस को फीडबैक मिलता है या मिलता रहे तो वो अपने गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से समझ सकता है और स्ट्रेस कम होता है। फिर फोर्थ आता है सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट। एक सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट में हर एम्प्लॉय को अपने कॉलीग होते हैं और सुपरवाइजर्स का सपोर्ट मिलता है। ये उनके कॉन्फिडेंस और मोटिवेशंस को बढ़ाता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। जब एम्प्लॉय को अपने सीनियर और कॉलीग्स से सपोर्ट मिलता है तो वो अपने इश्यूज और चैलेंजेस को बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। फिर फिफ्थ है टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अक्सर टाइम प्रेशर और डेडलाइंस की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। अगर ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को टाइम मैनेजमेंट स्किल्स प्रोवाइड करें तो वो अपने टास्क और प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिव प्लान कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। फिर सिक्स आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोग्राम। अब जो वर्क प्लेस में इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस के पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोग्राम होने चाहिए जो एम्प्लॉय को कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में मदद दें। जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं तो स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। फिर सेवन और लास्ट जो पॉइंट है वो है एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, EAPS इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये प्रोग्राम उन एम्प्लॉयज के लिए स्पेशली डिजाइन होता है जो पर्सनल या प्रोफेशनल इश्यूज की वजह से स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम काउंसलिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो एम्प्लॉय को अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।